हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जून की 24 तारीख है और हमारी एरिया में रुक रुक कर बारिश होने लग गई है। एक कमेंट बार बार आ रहा है कि हमारे प्लांट नर्सरी से घर लाने के कुछ दिन बाद ही मर जाते हैं या घर लाने के बाद ये ठीक से सरवाइव नहीं कर पाते। इसका क्या कारण है? जिन फ्रेंड ने एक कमेंट करके ये क्वेश्चन पूछा है, ये सिर्फ उनकी ही प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है 70% से ज़्यादा लोगों का यही प्रॉब्लम है कि जब वो नर्सरी से प्लांट लाते हैं, उनकी पूरी केयर करते हैं, समय पर खाद भी देते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे घर पर सर्वाइव नहीं कर पाता या ठीक से ग्रो नहीं कर पाता। तो आज के इस वीडियो में इन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि क्यों नर्सरी से लाने के बाद हमारा प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता या ठीक से ग्रो नहीं कर पाता। नर्सरी से खरीदकर प्लांट को घर लाने के बाद मरने का सबसे पहला कारण है प्लांट को परचेज करने का सही समय मालूम न होना। हमारे बहुत से साथियों को ये पता नहीं होता कि किस प्लांट को किस समय नर्सरी से खरीदना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी के गार्डन में कोई प्लांट आपको पसंद आ गया और आप उस प्लांट को खरीदने के लिए नर्सरी चले गए। नर्सरी के अंदर पौधे एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं, जहां पर लगभग हर मौसम में हर टाइप के प्लांट मिल जाते हैं। जो सर्दियों के प्लांट नर्सरी में सेल होने के बाद बच जाते हैं, वो अभी इस मौसम में भी नर्सरीज पर अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर इनको आपने अभी परचेज किया तो आपके घर लाने के बाद ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आप नर्सरी से प्लांट खरीदने जाएं तो पहले ये जरूर मालूम कर लें कि उस प्लांट का ग्रोइंग सीजन है या नहीं। ये अजेलिया का प्लांट है। मेरे गार्डन में अभी इसमें फ्लावर आने लग गए हैं, लेकिन अगर अभी इसे नर्सरी से परचेज किया गया तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका मेन ग्रोइंग सीजन विंटर है। अजेलिया की तरह ही नर्सरी में भी जरबेरा का प्लांट भी कलियों में या फ्लावरिंग करते हुए मिल जाएगा। लेकिन अगर अभी आपने इसे खरीद लिया तो केयर करने के बाद भी ये प्लांट आपके गार्डन में सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि ऐसे प्लांट का मेन ग्रोइंग सीजन विंटर्स रहता है। और जब भी आप ऐसे प्लांट को खरीदें, विंटर्स में ही खरीदें। जब भी कोई प्लांट आप नर्सरी से परचेज करके लाते हैं तो सबसे पहले वो आपके घर के एनवायरनमेंट में एडजस्ट होता है और ऐसा करने में उसे कई महीने या कई साल भी लग सकते हैं। और इसके बाद जैसे जैसे वह प्लांट मैच्योर होता है, उसकी इम्यूनिटी और पेस्ट अटैक से लड़ने की कैपेसिटी बहुत बढ़ती जाती है। अभी इस रेनी सीजन के स्टार्ट होने से पहले आप जरबेरा, अजेलिया, कलेंचू और सकुलेंट को छोड़कर सभी टाइप के प्लांट खरीद सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको प्लांट खरीदने का सही समय नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। नर्सरी से परचेज किए गए प्लांट के सर्वाइव न करने का अगला कारण है प्लांट की लोकेशन सही न होना। नर्सरी में प्लांट मोस्टली पॉली हाउस के अंदर एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में होते हैं। यहाँ पर उन्हें तेज धूप, बारिश, आंधी तूफान जैसी किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन जब ये प्लांट हमारे गार्डन में आते हैं तो इन्हें इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है और हमारे घर की कंडीशंस के अनुसार एडजस्ट करना पड़ता है। फ्रेंड, जब भी आप किसी नर्सरी में गए होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर पौधों को मिट्टी के ऊपर पास पास रखा जाता है। पास पास रखने से इन पौधों को जहाँ एक दूसरे के कांटेक्ट से ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ठंड का एहसास नहीं होता, वहीं इन पर आसानी से कोई बीमारी भी नहीं लगती। इनका मिलजुल कर एक साथ रहना मानो हमें ये मैसेज देता है कि इन प्लांट की तरह हमें भी अपनी फैमिली के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि परिवार से अलग होकर सर्वाइव करने के लिए हमें उतनी ही केयर करनी पड़ती है जितनी नर्सरी से खरीदे गए इन प्लांट की केयर करनी पड़ेगी। जब भी हम नर्सरी से प्लांट परचेज करके लाते हैं तो उसे अच्छी मिट्टी और खाद बनाकर किसी गमले में डालकर अपने घर के सीमेंट या मार्बल के फर्श पर रख देते हैं। इसके आसपास कोई और प्लांट कांटेक्ट में न होने के कारण इसे इस फर्श की गर्मी का सामना भी करना पड़ता है। अब जरा सोचिए, एक दूसरे के कांटेक्ट में आराम से रह रहे ये प्लांट आपके घर की कंडीशन में कैसे सर्वाइव करेंगे। आप भी कभी ऑफिस के काम से या किसी और काम से जब अपनी फैमिली से कहीं दूर जाओ तो चाहे कितनी भी अच्छी फैसिलिटी क्यों न मिल जाए तो भी एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती ही होगी। फिर ये तो बस एक प्लांट है, इसे आपके घर के एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में कितनी प्रॉब्लम होती होगी। ये नर्सरी में रखा एडीनियम का प्लांट है जो पॉली हाउस के अंदर है।
पॉली हाउस में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा ज़्यादा होती है। इस कारण इसमें फ्लावरिंग के लिए सही टेम्परेचर हो रहा है। ये प्लांट भी पास पास रखे गए हैं, लेकिन ये एक डेजर्ट प्लांट है जो तेज़ धूप और कम पानी वाली एनवायरनमेंट में ग्रो होता है। ऐसे प्लांट को जब आप नर्सरी से खरीद कर लाते हैं और फुल सनलाइट में रख देते हैं तो ये सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि इस प्लांट ने कभी भी डायरेक्ट सनलाइट का सामना किया ही नहीं। तो जब भी नर्सरी से आप इस टाइप की प्लांट खरीदें तो ये भी देखें कि वो वहाँ किस कंडीशन में रखा गया है, और शुरुआत में अपने घर में आप उसे उसी कंडीशन को देने की कोशिश करें। जब ये कुछ दिन बाद आपके घर के एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाए तो धीरे धीरे इसके ग्रोइंग टेम्परेचर के अनुसार ही सनलाइट में या सेमी शेड में या शेडी एरिया में शिफ्ट करें। ये नर्सरी पर रखे विंका के प्लांट हैं जो भी फुल सनलाइट में रखे गए हैं और पास पास हैं। ये किसी फर्श पर नहीं है बल्कि मिट्टी पर रखे गए हैं। जिन थैलियों में इनको ग्रो किया जाता है उनमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिनसे रूट की ग्रोथ ज़्यादा हो जाने पर प्लांट नीचे से मिट्टी से ही पानी अब्जॉर्ब कर लेता है। अब अगर आप इस प्लांट को देखेंगे तो सोचेंगे कि ये प्लांट फुल सनलाइट में ओपन में रखा गया है, और आप भी इसे अपने घर के गार्डन में ओपन में ही रख देंगे, जिस कारण ये प्लांट आपके घर में आने के बाद सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो जब भी नर्सरी से आप कोई प्लांट खरीद कर लाएं तो उसे लाते ही नए गमले में प्लेस न करें। उसे सबसे पहले 8 से 10 दिनों के लिए उसी पाउच में अपने बड़े प्लांट के बीच में रख दें, जिससे उसे आपके घर के एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में हेल्प मिल जाए। आखिर घर के सियाने ही तो अनजान छोटों की देखरेख करते हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि नर्सरी में रखे गए प्लांट और हमारे घर में रखे गए प्लांट का एनवायरनमेंट कितना अलग होता है। अगली इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो यह है कि रिपोर्ट करते वक्त कभी भी प्लांट की पूरी मिट्टी ना हटाएं। ज़्यादा ज़रूरत हो तो हल्की सी मिट्टी हटा सकते हैं, क्योंकि एक तो प्लांट वैसे ही अपने नेचुरल इन्वायरमेंट से अलग जगह जा रहा है, और ज़्यादा मिट्टी हटाने से प्लांट रिपोर्टिंग शॉक में चला जाता है और सर्वाइव भी नहीं कर पाता। बाद में जब मैंने प्लांट को ग्रो करना स्टार्ट किया तो मैं भी यूट्यूब पर वीडियो देखता था। मुझे बहुत गलत इन्फॉर्मेशन दी गई। एक वीडियो में तो मुझे इतना तक बता दिया गया कि रिपोर्ट करते वक्त प्लांट की पूरी सॉइल हटा दें और पानी से धो लें। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरे उस प्लांट का क्या हाल हुआ होगा। लेकिन हर असफलता हमें एक नई सीख देती है। अगला काम है अपने प्लांट के लिए सही गमले का चुनाव करना। गमला चाहे मिट्टी का हो या प्लास्टिक का, लेकिन पौधों के रूट बॉल से बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि बहुत बड़े गमले में प्लांट जल्दी फ्लावरिंग नहीं करता। ज़्यादा स्पेस मिलने के कारण वो पहले अपनी रूट की ग्रोथ बढ़ाने लगता है। अगर आपने नॉन फ्लावरिंग इंडोर प्लांट परचेज किया है तो उसे आप बड़े गमले में रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट को ज़्यादा बड़ा गमला ना दें। गमले के नीचे ड्रेनेज होल की बात करें तो अगर आपने मिट्टी का गमला लिया है तो एक ही ड्रेनेज होल काफ़ी है, लेकिन अगर आप प्लास्टिक का गमला यूज कर रहे हैं तो एक से ज़्यादा ड्रेनेज होल करें, क्योंकि प्लास्टिक के गमले में पानी ज़्यादा होल्ड करता है। इन होल्स के ऊपर 1 से 2 इंच के ईंट के टुकड़ों की या मोटे कंकड़ की एक लेयर बना लें। इसके बाद ही इसमें मिट्टी डालें। जब भी आप प्लांट को रिपोर्ट करें तो एक अच्छी मिट्टी तैयार करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। वैसे तो अलग अलग प्लांट की मिट्टी तैयार करने में थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन मैं यहाँ पर जिस मिट्टी की बात करूँगा उसे आप एडीनियम और सकुलेंट्स प्लांट को छोड़कर लगभग हर प्लांट के गमले में यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी तैयार करने के लिए आप गार्डन सॉइल, कंपोस्ट और सैंड को बराबर मात्रा में ले लें और इसमें 1 मुट्ठी नीम खली, 2 चम्मच बोन मील और आधा चम्मच फंगिसाइड मिला लें। मिट्टी पूरी तरह सूखी हो और कंपोस्ट पूरी तरह डिकम्पोज्ड होनी चाहिए। जनरली 10 इंच के गमले की मिट्टी में 1 मुट्ठी नीम खली और आधा चम्मच फंगिसाइड मिलाना अच्छा होता है। आप गमले के साइज के अनुसार इस रेशियो को चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी इस सॉइल में DAP, NPK या और कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर ऐड ना करें। एक बार इस नई सॉइल में प्लांट स्टेब्लिश हो जाए उसके 10 से 15 दिनों के बाद फर्टिलाइजर को सॉइल के ऊपर से गुड़ाई करके ऐड किया जा सकता है। अगर आप मिट्टी के गमले में प्लांट को रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें 2 से 4 मुट्ठी कोकोपीट भी मिला लें, क्योंकि मिट्टी के गमले में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनसे जल्दी पानी इवेपोरेट होता है। लेकिन प्लास्टिक के गमले यूज़ करते समय इसे बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि प्लास्टिक के गमले की सॉइल कम इवेपोरेशन के कारण वैसे ही पानी को होल्ड करती है। मिट्टी और प्लास्टिक के गमले के बारे में मेरा एक सेपरेट वीडियो है
जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। कभी भी गमले को मिट्टी से पूरा न भरें। इसके ऊपर की 1 से 2 इंच की जगह छोड़ दें, जिससे इसको पानी दिया जा सके और समय समय पर खाद दी जा सके। ऊपर से जगह छोड़ने से एक फ़ायदा यह भी होता है कि इस पर प्रॉपर सनलाइट और एयर का एक्सपोजर होता है, जिससे फंगस लगने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। बरसात में इस ऊपर के स्पेस को आप मिट्टी या सैंड से भर लें, जिससे बरसात में ज़्यादा पानी से प्लांट खराब न हो। अब बारी आती है प्लांट को पानी देने की। रिपोर्ट करने के बाद जब भी पहली बार आप पानी दें तो इतना पानी दें कि पानी गमले के ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए। अगर आपके पास एप्सम सॉल्ट है तो इसे 1 चम्मच इसी पानी में घोलकर मिला लें। इससे प्लांट रिपोर्टिंग शॉक में नहीं जाता और ठीक से ग्रो करता है। इसके बाद गमले में पानी तभी दें जब इसके ऊपर की 2 इंच की सॉइल ड्राई हो जाए। अगर गमला प्लास्टिक का है तो उसमें कम पानी दें, लेकिन अगर आप मिट्टी का गमला यूज कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। रिपोर्ट करने के बाद प्लांट को 10 से 15 दिन तक और पौधों के साथ किसी छाया वाली जगह पर रख दें या ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर बस सुबह की ही सनलाइट पड़े। एक बार यह प्लांट ठीक से एडजस्ट हो जाए, उसके बाद आप इसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट के अनुसार इसको वैसे ही लोकेशन में प्लेस कर सकते हैं। इट मीन्स कि अगर प्लांट इंडोर है तो उसे इंडोर रख दीजिए, अगर आउटडोर है तो उसे आउटडोर रख दीजिए। कोई भी खाद या फर्टिलाइज़र तभी दीजिए जब प्लांट इस नई सॉइल में पूरी तरीके से स्टेब्लिश हो जाए। मेरे कुछ फ्रेंड सोच रहे होंगे कि ये सब काम तो बहुत कठिन है, या ये सब कैसे हो पाएगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप कम प्लांट से स्टार्ट कीजिए। एक बार उनकी केयर का एक्सपीरियंस हो जाए और वो एक बार फ्लावरिंग करने लग गई तो आपका मन अपने आप ही इनकी केयर की ओर लग जाएगा। एक और बात, जो फ्रेंड अपने गार्डन का सारा काम माली पर छोड़ देते हैं, वे भी कुछ न कुछ काम अपने गार्डन में माली के साथ करते रहें। इससे वो बिजी रहेंगे, उनकी एक्सरसाइज होगी, वो हेल्दी रहेंगे और प्लांट के साथ रहने का एक्सपीरियंस उनके स्ट्रेस को भी कम करेगा। तो अगर आपने नर्सरी से नया प्लांट लेने से पहले इस वीडियो में बताई गई बातों पर ध्यान दिया तो आपका परचेज किया हुआ प्लांट आपके गार्डन में लंबे समय तक बना रहेगा। एक बात और, अपने सभी पौधों में हर 10 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे जरूर करें, जिससे पौधों में कीड़ों की प्रॉब्लम आए ही ना। बरसात के मौसम में पौधों को स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। इससे रिलेटेड वीडियो आप प्लेलिस्ट से सर्च करके देख सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप नर्सरी से कोई भी नया प्लांट खरीदने से पहले वीडियो में बताई गई बातों का ध्यान रखेंगे, जिससे आपके सभी प्लांट अच्छे से ग्रो करें। आज के वीडियो से रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वारीज हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप कि हर बार की तरह आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए गार्डनिंग विद आरबीजे। थैंक्स।